हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सर्जेट। हम कर रहे हैं अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ डू हार्मफुल केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। ठीक है, जो हार्मफुल केमिकल जो होते हैं वो ट्रॉपिक लेवल तक कैसे पहुंचते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि देखिए, अगर हम हार्मफुल केमिकल्स की बात कर रहे हैं तो हार्मफुल केमिकल्स हम ही यूज करते हैं। कैसे करते हैं? हार्मफुल केमिकल्स को हम यूज करते हैं प्लांट्स में। ठीक है, हमने केमिकल्स को यूज किया प्लांट्स पे। अगर हमने केमिकल्स को यूज किया है तो प्लांट से ये वॉश आउट होके बारिश वगैरह हो गई, ठीक है, रेनिंग हुई, तो प्लांट हमने तो छिड़काव कर दिया। अब प्लांट से वो धुल के कहाँ चले, वॉश आउट होके कहाँ चले जाएंगे? सॉइल में चले जाएंगे। ठीक है, अब सॉइल में चले जाएंगे। सॉइल में जाने के बाद कैसे चले जाएंगे वो? वाटर में। सॉइल से वाटर में जाने के बाद अब क्या होगा? अब हमने नई फसल लगाई। अब हम जब फसल लगाएंगे, जो वेजिटेबल्स हम लगाएंगे, वो ये जो केमिकल्स है ये वो उनकी रूट के थ्रू सॉइल में तो ये प्रेजेंट है, वाटर में ये प्रेजेंट है। प्लांट्स वाटर किससे लेते हैं? अपनी रूट के थ्रू लेते हैं, जमीन से ही लेते हैं। तो वापिस से ये वो जो केमिकल्स हैं वो कहाँ जाएंगे? उन प्लांट्स में। वेजिटेबल्स की बात कर ले, अगर कम कर ले, ठीक है, वेजिटेबल्स की बात कर ले। वेजिटेबल्स में आने के बाद ट्रॉपिक लेवल की, अगर ट्रॉपिक लेवल की फूड चेन सबसे टॉप पे हम है, हम प्लांट्स को खाते हैं। या एनिमल्स की बात कर लें, एनिमल्स भी प्लांट्स को खाते हैं। तो ये जो वेजिटेबल्स हैं ये कौन फीड करेगा इनको? एनिमल, ह्यूमन। ठीक है, तो प्लांट से वॉश आउट हो गए, सॉइल में गए, सॉइल से वाटर, वाटर में, वाटर से वापस से प्लांट जो हमने वेजिटेबल्स वगैरह लगाई उनके रूट के थ्रू ये उन एनिमल्स, उन प्लांट्स में आकर उन प्लांट्स को हमने खा लिया। तो प्रॉपर ये प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस चली। अब वापस से इनका जो अमाउंट है वो किसके अंदर मिलेगा? ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर। तो इनडायरेक्टली ये हमारे अंदर आ गए हैं। अब ये हमें अफेक्ट करेंगे उसके बाद। तो केमिकल्स हमारे अंदर प्रेजेंट हो जाते हैं उसके बाद। जो भी ये केमिकल, हार्मफुल केमिकल्स, ये हमें अफेक्ट करते हैं। इसलिए आज के टाइम में लोगों को बहुत सारी बीमारियां भी होती है। कहा जाता है कि आप फल वगैरह को भी धो के खाएं, सब्जी को धुल के खाएं। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत सारे केमिकल, लेकिन उनके अंदर जो केमिकल्स है उनको कैसे, उनको हम अलग नहीं कर सकते। अब दूसरी चीज, जो ये केमिकल्स होते हैं इनको ब्रेक नहीं किया जा सकता। जैसे पॉलिथीन है ना, पॉलिथीन को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वैसे इन केमिकल्स को भी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ये केमिकल्स हमारे अंदर प्रेजेंट ही रहते हैं, ये यही प्रोसेस के थ्रू ये चलता रहता है। हम इन्हें ब्रेक नहीं कर सकते, हम इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और इसी प्रोसेस को हम बायोमैग्निफिकेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन भी बोल देते हैं इसी प्रोसेस को, क्योंकि ये सारे जो भी सारी चीजें हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। ये इनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। इसी तरीके से ट्रॉपिक लेवल पे प्रोग्रेसिवली ईच ट्रॉपिक लेवल पे हार्मफुल केमिकल्स एक्यूमुलेटेड होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, पहली रिएक्शन दी हुई है NH3 प्लस H2। ओके, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है ये देख लेते हैं। हम जब केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं तो हमने वहां पे पढ़ा हुआ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक हमने पढ़ा था रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा एंड रिडक्शन भी हो रहा होगा। ठीक है, बोथ टेक प्लेस, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ये पढ़ा था। वहां पे हमने एक चीज और पढ़ी कि रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसको हम बोल देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए, ऑक्सीडेशन क्या होता है? एड O2,
गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड द लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए ये जो रिएक्शन है आप, ये रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि इसमें गेन भी हो रहा है, लॉस भी। सारे रिएक्शन जो है रिडॉक्स रिएक्शन है। अब इसमें हम देखते हैं कि गेन, हमें रिड्यूसिंग एजेंट देखना है, इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो देखना है, कहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है वो देखना है। पहली रिएक्शन में देखिए यहाँ पे NH3 था, H को रिमूव करने के बाद यहां हमारा आ गया है NO। तो पहली कंडीशन में आपका रिड्यूसिंग एजेंट क्या रहेगा? आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा NH3 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट पहले रिएक्शन के। दूसरी रिएक्शन देखिए H2O है, H F में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे F2 है, ये HOF बन जा रहा है। अब यहां पे कौन सा एजेंट हो सकता है हमें ये देखना है। ठीक है, F2 हमारा इसके साथ ऐड हो गया, इसने ऑक्सीजन को, इसकी ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया और यहाँ पे एक ऑक्सीजन हमारी यहाँ ऐड हो गई। अब ये बड़ी यहाँ पे एक कंफ्यूजन का ये सीन है कि इस दोनों में से ऑक्सीजन यहाँ पे निकल रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है। अब किस केस में हमारी ऐड हो रही है? तो जो F2 है इसमें, F2 इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, उसके बाद Fe2O3, सॉरी CO, बिकॉज CO से CO2 में कन्वर्जन हो रहा है तो यहाँ पे हम बोलते हैं CO2 है। इसी के साथ ये जो लास्ट वाली रिएक्शन है H2 प्लस O2, इसमें कौन रिड्यूसिंग एजेंट है? इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही, तो यहाँ पे कौन है? H2 इट रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि वो ऑक्सीजन को अपने साथ ऐड कर ले रहा है। ठीक है, अगला पूछा डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। हमें रिडॉक्स रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है, सॉरी सेकंड वाले में आपका सेकंड केस में आपका H2O, वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब इसमें देखते हैं डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन को हमें गेन और लॉस ऑक्सीजन के बारे में के टर्म्स में एक्सप्लेन करना है। देखिए गेन एंड लॉस, ऑक्सीडेशन को हम बोल देते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारा हो जाता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, और गेन को हम बोल देते हैं रिडक्शन। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इन द रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। जहां पे रिडक्शन भी हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। लॉस ऑफ ऑक्सीजन हम लॉस ऑफ ऑक्सीजन अगर हम बोल देंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम बोल देते हैं तो वो आता है हमारा ऑक्सीडेशन, एंड लॉस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम बोल देते हैं वो हमारा हो जाता है रिडक्शन। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हमारा हो गया है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन की अगर बात करें O2 तो इट कॉल्ड रिडक्शन, और गेन की हम बात करें तो ये है हमारा ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन के लिए दो टर्म यूज होती है, या तो हम इसको बोल देते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो हम बोल देते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। एंड रिडक्शन के लिए हम यूज करते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस गेन ऑफ हाइड्रोजन प्लस लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल देते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही सेम रिएक्शन में परफॉर्म करते हैं, वहां पे हम बोल देते हैं ये रिएक्शन हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं। सजेस्ट वन रेमेडियल measure is to counteract the
change in pH in human being in following cases: production of too much acid in stomach during indigestion। देखिए, जब इंडिगेशन होता है उस टाइम पे प्रोडक्शन होता है बहुत सारे एसिड्स का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि HCl वहां पे बहुत ज्यादा सीक्रेट होता है। HCl के सीक्रेशन को कम करने के लिए हम कौन सी रेमेडी यूज कर सकते हैं, ये पूछ रहे हैं। तो HCl के उसको यूज कम करने के लिए हम यहाँ पे बहुत सारे एंटी एसिड्स यूज कर सकते हैं। एंटी एसिड जो एसिड का जो अमाउंट होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमें रिलीफ देते हैं। तो यहाँ पे हम एंटी एसिड्स को यूज कर सकते हैं एज अ रेमेडी। साथ ही हम बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं। बेकिंग सोडा, इसको हम पानी के साथ डाइल्यूट कर विथ वाटर, पानी के साथ डाइल्यूट करके पी सकते हैं। तो वो भी क्या करता है, एसिड के जो का लेवल है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, अगला देखते हैं स्टंग बाय हनी बी एंड नेटल लीव्स। हनी बी और नेटल लीव्स के लिए बात करें, देखिए हनी बी के लिए हम यूज कर सकते हैं आइस। आप बर्फ यूज कर लीजिए, आइस यूज कर लीजिए। ठीक है, लोशंस आते हैं, लोशंस यूज हो सकती हैं, क्रीम यूज हो सकती हैं। इसी के साथ ही हम वहां पे बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं। और बात करते हैं अगर नेटल लीव्स की, तो जहां पे अगर नेटल लीव्स आपको लगे वहां पे बेकिंग सोडा को रब करने से आराम मिलता है। तो बेकिंग सोडा, वापस हम नेटल लीव्स के लिए भी क्या यूज कर सकते हैं, बेकिंग सोडा। जहां पे लीव्स लगी हैं, नेटल लीव्स लगी हैं, वहां पे आप उसको रब कर लीजिए बेकिंग सोडा को, तो उससे भी आपको आराम मिल जाएगा। तो ये रेमेडीज हैं कुछ जो हम यूज कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, उससे होता है पीएच लेवल में आ जाता है फिर वापस से। क्योंकि हनी बी के जो का जो स्टिंग होता है उसमें भी एसिड होता है, नेटल लीफ का जो स्टिंग होता है उसमें भी एसिड ही होता है। इस वजह से हमें वहां पे जलन और इरिटेशन फील होती है। उसे कम करने के लिए हम इन रेमेडीज को यूज कर सकते हैं। आगे पूछा, फ्रेश मिल्क हैज अ पीएच ऑफ 6 व्हेन इट चेंज इनटू कर्ड विल इट्स पीएच इंक्रीज और डिक्रीज व्हाई? ठीक है, फ्रेश मिल्क का पीएच होता है, कह रहा है 6। अब देखिए जब वो कर्ड में चेंज होगा तो उसका डिक्रीज होगा, इंक्रीज। बेसिकली सिंपल सी बात है, उसका डिक्रीज हो जाएगा पीएच। क्योंकि कर्ड क्या होता है, जो आपका दूध है उसके मुकाबले में खट्टा होता है। ठीक है, एसिडिक होता है कर्ड। अगर एसिडिक है तो एसिड्स का पीएच होता है 0 to 7। अब 6 तो अगर मिल्क का पीएच है तो एसिड का जो पीएच होगा या जो कर्ड का जो पीएच होगा क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर इंक्रीज हो जाएगा तो वो बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। बट हम कह रहे हैं कि कर्ड खट्टा होता है, तो इस वजह से वो क्या होगा, एसिड होगा, तो उसका पीएच 6 से कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि कर्ड एसिडिक होता है कंपेरिजन देन मिल्क इन अ टेस्ट। आगे बढ़ते हैं। स्टेट द रोल ऑफ एटीपी इन सेलुलर रेस्पिरेशन। What ensures sufficient exchange of gases in plant? State the condition on which the direction of diffusion of gases in plant depend upon. स्टेट द रोल ऑफ एटीपी इन सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए एटीपी की अगर हम बात करें तो हमें एक चीज एटीपी का हमें पता है कि इट इज अ करेंसी इन सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, इट इज अ मेन करेंसी। हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, इट इज अ मेन करेंसी इन सेलुलर रेस्पिरेशन, एटीपी। अब रोल की अगर हम बात करें तो देखिए एटीपी का रोल होता है स्टोर का, स्टोरिंग करती है और ट्रांसफर करती है। ट्रांसफर करता है एनर्जी को फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। जो सेल्स को जो एनर्जी वगैरह आती है वो उनको ट्रांसफर करता है फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रोल में कि एटीपी इज अ मेन करेंसी इन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड इट स्टोरिंग एंड ट्रांसफर द एनर्जी फॉर केमिकल एक्टिविटीज। ठीक है, तो एटीपी का में ये मेन फंक्शन है, जो मेन जो है वो है, इट इज अ मेन एनर्जी, मेन करेंसी ऑफ एनर्जी, या मेन एनर्जी की मेन करेंसी है, वो याद रखेंगे और स्टोर करेंगे और ट्रांसफर करेगी एनर्जी का फॉर केमिकल एक्टिविटीज। अगला कह रहा है व्हाट इंश्योर्स सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट। कहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, व्हाट
क्या इंश्योर सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ प्लांट्स, तो सिंपल सा इसका आंसर हम लिख सकते हैं स्टोमेटा। इसके अलावा लीव्स ऑफ प्लांट, रूट एंड स्टेम। सफिशिएंट गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट इंश्योर कर सकते, तो वहां क्या हम इंश्योर कर सकते हैं सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट? हाँ हम कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? स्टोमेटा में, लीव्स ऑफ प्लांट, रूट, स्टेम, यहाँ पे हम कर सकते हैं। अगला पूछ रहा है स्टेट द कंडीशन ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन प्लांट डिपेंड अपॉन। डिफ्यूजन किस चीज पे डिपेंड करता है प्लांट में? तो देखिए कंडीशंस क्या होनी, वहां पे होनी चाहिए इन्वायरमेंटल कंडीशंस। इन्वायरमेंटल कंडीशंस, इन्वायरमेंटल कंडीशंस की हम बात करें तो इट्स मीन कंसंट्रेशन, प्रेशर, ये मेन जो फंक्शन है, ये दोनों मेन पार्ट है जहां पे ये दो मेन कंडीशंस है जहां पे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का डिफ्यूजन, गैसेस का डिफ्यूजन है वो डिपेंड करता है। अब इन्वायरमेंटल कंडीशन में कैसा देखिए, कंसंट्रेशन का डायरेक्शन क्या होता है? कभी भी डिफ्यूजन होता है हाई प्लांट्स में, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे आंसर दे सकते हैं कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस होंगी। इन्वायरमेंटल कंडीशंस को हम कंसंट्रेशन बोल देते हैं, प्रेशर बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डिफ्यूजन प्लांट्स में जो डिफ्यूजन होता है वो होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशंस बहुत डिपेंड करती हैं द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इमेज की फॉर्मेशन दे दी है हमें, ये डायग्राम बना हुआ है, तो पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये लेंस या हम जो सॉरी लेंस, हम ये जो मिरर की बात कर रहे हैं, मिरर है आपका कॉन्वेक्स, ठीक है। रे डाल देते हैं, इंसिडेंट रे, एक रे ये डली हुई है जो आ रही है बीचों बीच, बीच से होते हुए, ठीक है। अब जो ये पोर्शन है, यहाँ से भी तो इमेज ऐसे, यहाँ से भी एक लाइन फॉर्म करेगी, तो यहाँ कहीं कट करेगी फोकस पे, यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे दूसरे को, वहां पे हम बोल देते हैं फोकस, यहाँ पे टच होगी नीचे लाइन पे। एक मिनट, फोकस। अब एक लाइन जो आपकी है वो यहाँ जाएगी, ऐसे करके, ठीक है। तो आगे जाके कहीं पॉइंट पे कट करते हैं, ये आपका फोकस। यहाँ पे जो इमेज बनेगी आपकी, ये फोकस है, ये लाइन जहाँ पे टच हो रही है ये फोकस है। यहाँ ये आगे जाके ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगी, यहाँ पे हम सी बोल देंगे, कर्वेचर, ठीक है।
और जहां पे ये वाली रे आपकी, ठीक है, ये और जो एक ये है जो रिफ्लेक्ट होकर वापस से आ रही है, तो यहाँ पे जो ये इमेज आएगी, यहाँ लाइन आएगी, यहाँ पे हम बोल देते हैं कि जहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल आउट हो, जहाँ पे मिल रहे हैं, ये इमेजनरी लाइन है। हम डॉट 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 लाइन से हम तब शो करते हैं जब इमेजनरी लाइन होगी। बिहाइंड द मिरर अगर कोई चीज बन रही है तो हमें दिख रही है तो उसको हम इमेजिन करते हैं कि हाँ यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो इमेजनरी चीजों के लिए, इमेजनरी लाइन के लिए हम डॉट 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 देते हैं। तो डॉट डॉट जो लाइन है यहाँ पे हमारे क्या बन रहा है, कहीं पे इमेज बन रही है, और बिहाइंड द मिरर बन रही है तो इमेज हमेशा सीधी बनती है। ठीक है, तो मिरर यहाँ पे अब पूछ रहा है मेंशन द नेचर। पहली बात तो हमने फॉर्मेशन कर दी ऑब्जेक्ट की भी। अगर यहाँ पे इस साइड कहीं बन रही होती तो हम ऐसे करके लगाते, क्योंकि तब रियल एंड इन्वर्टेड बनते। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है और फ्रंट ऑफ मिरर बनती है। बैक बिहाइंड द मिरर अगर बनेगी वो हमेशा वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है, क्योंकि वो हमें दिखती ही नहीं है। और ये इमेजनरी लाइन होती है, ये आपस में एक्चुअल में कभी मिलती नहीं है, बस हमें मिलती हुई फील होती है। ठीक है, तो नेचर अगर हम जाने हैं, तो नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर है यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या होता है, साइज होता है आपका डिमिनिश्ड, मतलब पॉइंट्स आके थोड़ा सा बड़ा, डिमिनिश्ड। ठीक है, क्या स्टेट द साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस इन द केस यूजिंग द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन को अगर आप यूज करेंगे तब, अब साइन कन्वेंशन हमें क्या बताता है, साइन कन्वेंशन हमें कहता है कि सिंपल से, अगर साइन कन्वेंशन हम सिंपल से समझने की कोशिश करेंगे तो मिरर से यहाँ की जो डिस्टेंस है आपकी वो नेगेटिव रहती है, मिरर से इधर की जो डिस्टेंस है आपकी बिहाइंड द मिरर जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव रहती है। ठीक है, तो इस केस में या हम ये बोल सकते हैं कि इंसिडेंट रे के जो पैरेलल जा रही है, जो भी चीज है सीधे सीधे जा रही है, वो सब पॉजिटिव होंगी। इंसिडेंट रे के अपोजिट जो चीजें जा रही हैं वो सब नेगेटिव होंगी। तो इधर की जो इतनी भी इमेज है, जितनी भी डिस्टेंस है, वो आपकी फोकल लेंथ बोलते हैं, वो ऑब्जेक्ट की इसमें डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव होगी। बट हमारी इमेज यहां बन रही है बिहाइंड द मिरर, तो इमेज जो होगी वो आपकी पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो साइन जो आएगा हमारा वो होगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव साइन यहाँ पे हम यूज करेंगे इमेज के लिए। वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी, एंड बनेगी कहाँ पे होगी इसकी पोजीशन, बिहाइंड द मिरर। पोजीशन की बात कर रहा था, पोजीशन आपकी होगी बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर एंड बिटवीन द, यहाँ पे बोल सकते हैं बिटवीन द पोल एंड फोकस। ठीक है, पी एंड एफ, या यहाँ पे सिंपली भी बोल सकते हैं कि बिहाइंड द मिरर, क्योंकि फोकस आपका इधर बनेगा। पी है आपका, ये यहाँ पे होगा, पी से और एफ के बीच में कहीं इमेज बन रही है, यहाँ पे हम पी दे देते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी क्वेश्चन सीरीज यहीं पे कंप्लीट होती है। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन सीरीज के ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू।